हम हमेशा से आसमान में तारों को देखते आए हैं, है ना? और सोचते हैं कि काश हम वहां जा पाते। पर क्या हो अगर हमारा भविष्य उन्हीं तारों के बीच लिखा हो? क्या हो अगर धरती पर रहना हमारे लिए हमेशा के लिए एक ऑप्शन ही ना हो? अब ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है ना? लेकिन ये हमारे प्लैनेट की एक कड़वी सच्चाई है। देखिए, हमारी पृथ्वी हमेशा के लिए नहीं है, और इसकी वजह कोई बाहर का खतरा नहीं, बल्कि वही तारा है जो हमें जिंदगी देता है, हमारा अपना सूरज। तो बात यह है कि हमारा सूरज हमेशा ऐसा ही नहीं रहने वाला। करीब करीब 5 अरब साल बाद ये एक रेड जायंट में बदल जाएगा। मतलब ये इतना ज्यादा फूल जाएगा कि ये मरकरी, वीनस और शायद हमारी पृथ्वी को भी निगल लेगा। और उससे भी बहुत पहले ही पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। तो फिर स्पेस में जाना सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये हमारी नस्ल को बचाने की जरूरत बन जाता है। तो ठीक है, अगर हमें अपना घर छोड़ना ही पड़ा तो हम जाएंगे कहाँ? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बढ़िया ठिकाना कौन सा हो सकता है? जवाब है हमारा पड़ोसी ग्रह मार्स यानी मंगल। और यही वो पहला कदम हो सकता है जो हमें एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाएगा। लेकिन एक मिनट, मंगल पर बसना कोई पार्क में टहलने जैसा नहीं होगा। यहाँ की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। वहाँ ग्रेविटी बहुत कम है, एटमॉस्फेयर तो समझ लीजिए है ही नहीं, और एवरेज टेम्परेचर जमा देने वाला -62 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये एक बहुत ही बेरहम और जानलेवा दुनिया है। और सबसे बड़े खतरों में से एक तो ऐसा है जो दिखाई भी नहीं देता, रेडिएशन। देखिए, पृथ्वी के पास एक सुरक्षा कवच है जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। उसके बिना एस्ट्रोनॉट सीधे खतरनाक रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगे। सिर्फ एक बार मंगल जाकर वापस आने में ही कम से कम 0.66 सीवर्ट का रेडिएशन झेलना पड़ेगा। अब इसे आसान भाषा में समझें तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इससे कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और बात सिर्फ रेडिएशन पर ही खत्म नहीं होती। मंगल की कम ग्रेविटी भी हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर डालेगी। हमारी हड्डियां वो कमजोर होने लगेंगी, मसल्स ढीली पड़ जाएंगी, और हमारे दिल को भी इस नए माहौल में एडजस्ट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, इंसान का शरीर पृथ्वी के लिए बना है, मंगल के लिए नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हार मान लें? ये चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि हम कोशिश ही ना करें? बिल्कुल नहीं। यहीं तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत काम आती है, हमारी सूझबूझ और हमारी टेक्नोलॉजी। हमें इन मुश्किलों से लड़ने के लिए एक नई दुनिया के लिए नई टेक्नोलॉजी बनानी ही होगी। जैसे कि रेडिएशन से बचने का सवाल है, इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है मंगल की सतह के नीचे अपने घर बनाना। मंगल की चट्टानें और वहां की धूल, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, वो खतरनाक कॉस्मिक किरणों से बचाने के लिए एक नेचुरल शील्ड की तरह काम कर सकती है। और जाहिर सी बात है, हम मंगल पर घर बनाने के लिए पृथ्वी से ईंटें और सीमेंट तो लेके नहीं जा सकते, है ना? ये तो बहुत ज़्यादा महंगा और इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो हमें वहीं पर मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक सोल्यूशन है मार्शियन कंक्रीट। इसे मंगल की मिट्टी और सल्फर को मिलाकर बनाया जा सकता है। अच्छा, रहने का तो हो गया, लेकिन खाने का क्या? मंगल की मिट्टी में खेती करना कोई आसान काम नहीं है। तो यहीं पर एरोपोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी काम आती है। इसमें होता यह है कि पौधों को मिट्टी के बिना सीधे हवा में न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करके उगाया जाता है। मतलब कम जगह और कम पानी में ज्यादा फसल उगाने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन रुकिए, हमारा मकसद सिर्फ मंगल पर एक छोटी सी कॉलोनी बनाना नहीं है। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि पृथ्वी और चांद के बीच का जो पूरा इलाका है, जिसे सिसलूनल स्पेस कहते हैं, वो एक हलचल भरे इंडस्ट्रियल हब में बदल जाए। एक ऐसी जगह जहां हम स्पेस में ही चीजें बना रहे हैं और उनका ट्रेड भी कर रहे हैं। इस पूरी सोच के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, या शॉर्ट में ISRU। इसका मतलब बहुत सीधा है, जो चीजें जहां मिलें बस वहीं उनका इस्तेमाल करो। जैसे चांद पर मिली बर्फ से पानी निकाल लिया और रॉकेट फ्यूल बना लिया। यही वो तरीका है जिससे स्पेस में कॉलोनियां बसाना सस्ता और मुमकिन हो पाएगा। तो सवाल ये है कि ये सारे रिसोर्सेज मिलेंगे कहाँ? हमारे पास कई ऑप्शंस है। चांद पर पानी और हीलियम-3 जैसा कीमती फ्यूल है, पर वहां से सामान लाना मुश्किल है। पृथ्वी के पास जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो मेटल से भरे पड़े हैं, लेकिन वो काफी दूर हैं। और हाँ, मंगल के जो चांद हैं, फोबोस और डीमोस, वो भी एक अच्छा ठिकाना हो सकते हैं। हर जगह के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं।
तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना सीखना ही स्पेस में इंसानियत के भविष्य का ताला खोलने वाली चाबी है। यही चीज़ हमें पृथ्वी पर हमारी डिपेंडेंसी से आज़ाद करेगी और स्पेस मिशंस को सेल्फ सस्टेनिंग मतलब आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाएगी। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही शानदार लक्ष्य की तरफ ले जाता है, एक टाइप 2 सिविलाइजेशन बनना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी सभ्यता बनना जो सिर्फ ग्रहों पर नहीं रहती, बल्कि अपने तारे यानी हमारे सूरज की पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है। ये आइडिया आता है कार्डाशेव स्केल से। ये एक तरह का पैमाना है जो सभ्यताओं को उनकी एनर्जी की खपत के हिसाब से मापता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने ग्रह की सारी एनर्जी इस्तेमाल करती है। हम अभी वहां तक भी नहीं पहुंचे हैं। टाइप 2 अपने तारे की और टाइप 3 अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी का इस्तेमाल करती है। सोचिए, ये इंसानियत के डेवलपमेंट का अल्टीमेट स्केल है। तो फिर सवाल है, हम सूरज की सारी एनर्जी को कैप्चर कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है डायसन स्वॉर्म बनाना। ये सूरज के चारों ओर चक्कर काटते हुए लाखों करोड़ों सोलर कलेक्टर्स का एक बहुत बड़ा झुंड होगा। और इसकी शुरुआत होगी छोटे छोटे कदमों से। पहले एस्ट्रॉइड से मटेरियल निकालना, फिर उस एनर्जी से और बड़े सोलर कलेक्टर बनाना, और आखिर में मर्क्यूरी जैसे पूरे के पूरे ग्रह को तोड़कर उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, ताकि सूरज के चारों ओर एक विशाल जाल बुना जा सके। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा भविष्य जहां एनर्जी और जगह की कोई कमी ही ना हो। तब शायद पृथ्वी पर जमीन और रिसोर्सेज के लिए जो लड़ाइयां होती हैं वो खत्म हो जाएं। जैसा कि इस कोट में भी कहा गया है, स्पेस में खुली सरहद पृथ्वी पर होने वाले कंपटीशन को हमेशा के लिए मिटा सकती है। ये इंसानियत के लिए एक शांति भरे दौर की शुरुआत हो सकती है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम इंसान कभी सोलर सिस्टम के मालिक बन गए, तो पृथ्वी पर जो जिंदगी हम पीछे छोड़ आए हैं उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होगी? हमारा भविष्य बेशक सितारों में है, लेकिन ये हमें ही तय करना होगा कि हम वहां जाकर कैसे इंसान बनना चाहते हैं।